नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने वाले टैट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आपने आकलन को भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आप यहाँ पर 30 प्रश्नों में से सही करते हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है हमारा यहाँ पर, वो कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है। तो चार विकल्प आपके सामने इस प्रकार से हैं: मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या संवेद वाचन। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो वाचन जो होगा जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं, वो होगा यहाँ पर मौन वाचन। क्योंकि मौन वाचन हम गद्य में कर सकते हैं परंतु पद्य में तो हमें बोलना ही पड़ता है, लय के साथ ही उसे पढ़ना पड़ता है। तो पहला विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आगमन विधि जो है निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होगी। उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या फिर डी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो यहाँ पर कह सकते हैं आगमन विधि जो होती है ये उदाहरण से नियम की ओर, पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी होती है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण, व्याकरण में, या फिर डी है लेखन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा संसर्ग विधि जो होती है ये ऑप्शन सी व्याकरण में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो देखिए भाषा का आधारभूत कौशल जो नहीं है उसे यहाँ पर देखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना या विचार करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा के आधारभूत कौशल में शामिल नहीं है वो होगा यहाँ पर डी विकल्प। जी हाँ, भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होते हैं। यहाँ पर डी वाला गलत दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। तो भाषा अधिगम के कारण कौन होते हैं, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, या फिर डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। तो कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कविता शिक्षण की जो मुख्य विधि के अंतर्गत व्याख्या, प्रश्नोत्तर, गीत, अभिनय ये सभी विधियाँ आती हैं और डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खेल विधि नहीं है। खेल विधि जो नहीं होगी उसे देखना है, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी, या फिर डी है व्याख्या विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याख्या विधि जो है ये खेल विधि में नहीं आती है और डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही है, क्योंकि व्याख्या विधि जो होती है बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ्य योजना उपगम में कितने सोपान या पद हैं। तो यहाँ पर 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसमें 5 पद हैं। चलिए और पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली जो विधि है, व्याकरण, अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि, या फिर डी है अनुकरण विधि। तो देखिए एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि जो होगी उसे हम कहेंगे ध्वनि साम्य विधि और बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, या फिर डी है सभी। तो यहाँ पर कह सकते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण का जो विषय होगा इसके अंतर्गत आएंगे डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो किस प्रकार का होना चाहिए, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, या फिर प्रादेशिक भाषा। तो देखिए बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम जो है इसकी मातृभाषा होना चाहिए और बी विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होगा, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, और डी है सभी। तो हमने देखा एक और क्वेश्चन इसे जैसे इसी टाइप का था,
तो वहाँ पर हमने बात की थी कि भाषा के जो कौशल होते हैं वो 4 कौशल होते हैं और इसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन आता है भाषा के मुख्य तत्व हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह या फिर सभी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा के तत्व के अंतर्गत ये सभी इसमें शामिल होते हैं और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर बौद्धिक विकास? और डी कहें तो यहाँ पर सभी। तो देखिए मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य जो होता है हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास इसमें शामिल होता है और डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षक के द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं, तो उस वाचन को हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन या संवेद वाचन? तो उसे हम कहेंगे आदर्श वाचन। बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर सभी प्रकार का? तो हम कह सकते हैं शिक्षा के जो उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार का होता है और डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को या फिर डी है किसी को भी नहीं? तो देखिए पाठ योजना का निर्माण शिक्षक करता है तो सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलता है वो एक शिक्षक को ही मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो देखिए मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या फिर डी है सभी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि अनुकरण विधि होती है क्योंकि बच्चा सबसे पहले अनुकरण के माध्यम से ही मातृभाषा को सीखता है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है तो इसके अंदर एक से अधिक शिक्षक का अभाव होता है, 20 शिक्षक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। तो भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित दोनों या फिर साहित्यिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा शिक्षण का जो मूल आधार होता है वो होता है सी विकल्प दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन, प्रवचन, स्पष्टीकरण या फिर डी है सभी? तो गद्य शिक्षण के लिए ये सभी विधियां जो होती हैं ये उपयोग में लाई जाती हैं और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। साहित्यिक, व्यावहारिक दोनों या फिर डी है कोई नहीं? तो यहाँ पर कह सकते हैं व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति साहित्यिक, व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की होती है और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। विधि है अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होगी शिक्षक पहले उच्चारण करेगा बाद में छात्र उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये अनुकरण विधि होगी। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार की अभिव्यक्ति और डी है सभी? तो निश्चित रूप से कविता का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर हो जाता है डी विकल्प उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई जो होती है उसे हम कहते हैं शब्द और बी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कहेंगे कि कविता शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं जहाँ पर डी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता? तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि किसका पालन नहीं होता उसे हमें देखना है।
तो यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आगमन विधि होती है उसमें पहले उदाहरण फिर बाद में नियम बताया जाता है। तो यहाँ पर दे रखा सी विकल्प में नियम से उदाहरण की ओर। तो नियम से उदाहरण नहीं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं इसमें हम, और इस शिक्षण सूत्र का पालन इसमें नहीं होता है। तो सी वाला विकल्प इसके लिए सही उत्तर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाचिक अभिनय में किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? तो विविध बालकों के द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय नाटक करना, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विविध बालकों के द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, ये वाचिक अभिनय में किया जाएगा। तो पहला विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि के अंतर्गत ये दोनों ही आएंगे, अनुकरण और संप्रेषण दोनों ही, और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, या फिर डी है अभिक्रमित अनुदेशन की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षण कौशलों के विकास के लिए जो व्यवस्था होती है वो की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, और ए वाला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नए अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।